बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और समा डिजिटल का ये प्लेटफॉर्म है और समा डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वीज़ा के हवाले से। वीज़ा डेस्क भी कह सकते हैं इसको। इमिग्रेशन के बारे में जो मालूमात हैं उस पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया करेंगे बरतानिया के मारूफ वकला बैरिस्टर्स और उनसे हम आपको लेके देंगे रहनुमाई। वीज़ा बरतानिया का कैसे हासिल किया जा सकता है, बरतानिया आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो विज़िट हो, स्टूडेंट हो या वर्क वीज़े के लिए या इन्वेस्टमेंट। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हम स्टार्ट करेंगे विज़िट वीज़ा के हवाले से। और विज़िट वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोग कई कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल ना होने की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसमें क्या क्या अवामिल होते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर वो आप लगाते हैं, डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जिसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो आज इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन में हमारे स्टूडियो से कैंटन सॉलिसिटर्स के चौधरी अंसर महमूद, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, सॉलिसिटर हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अंसर साहब आपके वक्त का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अज़हर साहब, आपको इनवाइट करने का और इस बात पे मुझे बात करने का मौका देने का। अंसर साहब, पाकिस्तान से लोग बरतानिया आना चाहते हैं और एक आज से नहीं आना चाहते, ये तो कायदे आज़म भी आए थे, दूसरे हमारे लीडर्स भी आते रहे। बड़ा पॉपुलर डेस्टिनेशन है और लोगों का ख्वाब होता है कि जी एक दफ़ा हमने लंदन ज़रूर जाना है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से वो विज़िट वीज़ा के जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो हमें ज़रा ये बताइए कि विज़िट वीज़ा बरतानिया का है क्या है, इसको हम कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको कह सकते हैं ये कौन सी कैटेगरी है यहाँ? देखिए, ये जो विज़िट वीज़ा मिनिमम जो यूके का वीज़ा है वो 6 मंथ का है और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि असल में प्रॉब्लम हमारा क्या होता है उधर। मैंने जो मोस्टली हमने वीज़ा रिफ्यूज़ल देखे हैं जो हमारे पास आते हैं वो ये है कि जी पाकिस्तान में ये कहते हैं जी कि ये अभी हमने वीज़ा अप्लाई करना है तो अकाउंट में एक 1 गो पेमेंट डाल दो, कोई 10 लाख की डाल दो, कोई 20 लाख की डाल दो, कोई 30 लाख की डाल दो और शो हो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं लिहाजा मैं जाके वहाँ पे पैसा खर्च करूँगा। कि ये गलत है। पहली तो बात है कि अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में आपने सेविंग है आपकी या आपने अपनी जर्नी के लिए आपका पैसा आपने अपने अकाउंट में शो करना है तो उस पैसे का सोर्स होना चाहिए कि ये आपके पैसे किधर से आए हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने ज़मीन बेची है, सेल की है, उसके अंदर आपका सेल एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपने वैसे आपके पास सेविंग पड़ी है किसी दूसरे अकाउंट में और आपने वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो वो भी आपका साथ एफिडेविट लगेगा एक कि मैंने ये मेरी सेविंग थी इतने अरसे से और ये मैंने सेविंग अपने इस अकाउंट में ट्रांसफ़र की है ताकि मैंने यूके में जाना है और जाके मैं ये पैसा वहाँ पे खर्च करना है। तीसरी बात है कि लेट्स से कि आप इसके अलावा आपका कोई सोर्स है कि आपने फ़र्ज़ करो कोई गाड़ी बेची है तो गाड़ी बेच के आपने पैसे उसमें डिपॉजिट कराए हैं तो वो आपको जो गाड़ी जिधर बेची है उस डीलर से आपके पास वो इनवॉइस होनी चाहिए कि आपने इतने की गाड़ी बेची और किसको बेची और ये उसका एविडेंस है, वो भी आप एफिडेविट लगाएंगे। चौथी चीज़ है कि आपने अगर वो आपकी कोई ज्वेलरी वगैरह है, कोई चीज़ आप सेल करते हैं तो वो आपको ज्वेलर से उसकी स्लिप लेके साथ लगानी पड़ेगी कि ये मैंने सेल की है और साथ ही एफिडेविट देना पड़ेगा। मोस्टली लोग हमारे वो वहाँ पे ये समझते हैं कि जो आपका स्पॉन्सर है यूके में, यूके बेस्ड स्पॉन्सर, वो आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, उसकी अच्छा, वो स्पॉन्सर की तरफ बाद में आते हैं, पहले एप्लीकेंट। हाँ, पहले और उसके बाद उसके बाद तीसरी ये तो होगी बात कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या वैसे जो, और उसमें जो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको अपने टैक्स डॉक्यूमेंट, ये सबसे बड़ी बात जो टैक्स रिटर्न वाली, सब से पहले ये रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, वो बाद में आके कहते हैं जी हमारा तो वीजा रिजेक्ट हो गया, इस वजह से कि आप अकाउंट में तो शो कर रहे हैं 1 मिलियन रुपीस या 500,000, लेकिन जब आपसे वो टैक्स रिटर्न मांगते हैं तो वो आपकी जीरो होती है। तो वो कहेंगे कि ये सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि ये पैसा आपके पास आया कैसे, आप उसको बता नहीं सकते। इस वजह से मोस्टली वीज़े इसलिए, लिहाजा आपको टैक्स रिटर्न जो है आपकी वो आपने ज़रूर फाइल करनी है एज़ पर योर
इनकम, और वो FBR अप्रूव्ड जो आपका अकाउंटेंट है वो, या जो टैक्स आपका एक्सपर्ट है, ऑनलाइन है, हाँ, वो आपको वो साथ लगानी है। उसके बाद आपने अपनी क्लोज टाइज उस मुल्क में। अच्छा, इस पे जरा वो उस तरह बात आते पहले ये, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो पैसे तो बड़े हैं, उनको आप एडवाइस क्या करते हैं कि जब वो वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किन चीज़ों का ख्याल रखें? एक शख्स है जिसका बिजनेस है अच्छा है, हाँ, लेकिन वो पाकिस्तान में टैक्स छुपाने की भी तो एक है मामला, तो वो जब अपनी एप्लीकेशन तैयार कर रहा है तो वो किन किन अवामिल को सामने रखे, एक बिजनेसमैन को अगर आप ये एडवाइस करना चाहें? अच्छा, नंबर 1 जो मैंने पहले बताया, उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें फिर एक कंफ्यूजन है। लोग क्या करते हैं कि वो जो अपनी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट है ना, वो लगा देते हैं, ये जी मेरी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास बिजनेस में रॉन्ग है। बिजनेस की भी आपने लगानी है, उसके साथ आपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी है कि आपने अपने बिजनेस से ये पैसा, यानी जो बिजनेस है वो आपकी इनकम नहीं है, आपकी दैट इज नॉट योर ओन इनकम। बिजनेस में तो फिर आपने बाद में टैक्स निकालना है, उसमें से एक्सपेंडिचर निकालने हैं, उसमें से सारा रेवेन्यू है, वो तो रेवेन्यू है आपका। हाँ। उसके बाद आपने जो वीज़ा ऑफिसर को जो एप्लीकेशन के साथ बैंक स्टेटमेंट लगानी है, वो पर्सनल भी लगानी है, जिसमें शो होगा कि आपकी इतनी एनुअल इनकम है आफ्टर ऑल द डिडक्शन, आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर, आफ्टर ऑल द टैक्स डिडक्शन। सो आपने बिजनेस की भी लगानी है, बिजनेस अपनी टैक्स रिटर्न भी लगानी है। बैंक स्टेटमेंट जो आपकी मिनिमम लास्ट 3 मंथ की मिनिमम होनी चाहिए, अपनी जाती और जो बिजनेस की है वो तकरीबन, अगर आपकी ज़ाहिर अगर आपने टैक्स रिटर्न साथ लगानी है जिसमें आपका साल का टैक्स शो हो, तो बेहतर ये है कि 1 साल की अपनी बिजनेस जो है वो स्टेटमेंट भी साथ लगाएं, ताकि वो आपका टैक्स रिटर्न, आपका बिजनेस अकाउंट, वो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करें, और उसके बाद फिर उनको पता हो कि आपका ये सारा बिजनेस का इनकम है और इतने एक्सपेंडिचर हैं। उसके बाद अपनी जो मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 मंथ है, आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपका ज़्यादा जो है वो केस स्ट्रांग होगा, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ की लाजमी आपको। जब बिजनेस होता है तो उसमें वो डायरेक्टरशिप भी होती है, वो सैलरी भी आ रही होती है, तो क्या उसको भी आप वो जो आपकी जो, हाँ, जब आप अगर कंपनी के 2 किस्म की आपका बिजनेस है, 1 इज कंपनी, लिमिटेड कंपनी अगर आपकी, तो फिर उनके आप डिविडेंड और आपकी वेजेस स्लिप जो आप ले रहे हैं कंपनी से, आपको वो भी लगानी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस आप सोल प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप में है, तो फिर आपको ज़ाहिर है फिर आपको सैलरी जो आपकी है वो लगानी, क्योंकि फिर आपको पार्टनरशिप अकाउंट देने पड़ेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हमारे लोग मेनली मिस करते हैं, जिस वजह से उनका वीज़ा, उन ओवरसीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट लगाते हैं किसी मुल्क के भी, हाँ वो पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, जिधर से भी आप, दुबई है, जिधर से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो इस बेस पे वो रिफ्यूज़ करते हैं, क्योंकि आप इमिग्रेशन या ECO को, जो एंट्री कंट्रोल ऑफिसर है, उसको कंफ्यूज करते हैं। आप उसको, मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, बड़े समझदार जी, मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट लगा दी है, साथ टैक्स डॉक्यूमेंट लगा दिए, बट पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लगाई, या पर्सनल स्टेटमेंट लगा दी है, साथ टैक्स रिटर्न लगा दी है, बिजनेस स्टेटमेंट नहीं लगाई। कोई यहाँ फिर इरेगुलरिटी होती है, आपने मिलियन रखा हुआ है, आप पैसे आपके आ नहीं रहे, उसमें आ नहीं रहे, पर्सनल में नहीं आ रहे, पर्सनल में नहीं, आपने मिलियन रख दिया, उसके बाद उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। भाई ये मिलियन आपने रख दिया, किधर से आया है? आप ये नहीं बता रहे कि ये मैं अपने बिजनेस से ले रहा हूँ, अपनी सेविंग से ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी कोई सेल की है उससे ले रहा हूँ, कोई चीज़ आपने सेल की है। सो यू नीड टू गिव द क्लैरिटी टू ECO कि वो जब सामने आपकी एप्लीकेशन रखे, आपके डॉक्यूमेंट रखे, तो उसको ट्रेल पता चले कि ये आपका पैसा है, ये आपने यहाँ से आपके अकाउंट में आया है, ये आपके पास सेविंग है जो आपने UK जब आप जाएंगे तो आप खर्च करेंगे, और ये आपका स्ट्रांग बिजनेस है विच शोज़ योर क्लोज टाइज, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपकी लैंड। उसके साथ साथ आपके नाम पे अगर जो ज़मीन है या बिजनेस है जो भी, उसकी भी जो लैंड रजिस्ट्री ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, आजकल तो वैसे कंप्यूटराइज हुआ सारा ही इंग्लिश में है, वो साथ ज़रूर लगाएं, ताकि उसको पता हो कि आपके यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, एसेट है, क्लोज टाइज है, आप वहाँ पे विजिट पे जा रहे हैं, फिर आप अपने बिजनेस के लिए या इस ज़मीन के लिए आप वापस ज़रूर आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, वो अभी आपने क्लोज टाइज की बात की है, आजकल तो वो पूरा फैमिली का साथ लगता है, वो जरा एक्सप्लेन करें, उस कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि फर्ज करो आप इधर आ रहे हैं,
पाकिस्तान में आपके बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन हैं, आपके भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आप ज़ाहिर है जब अगर आप यहाँ पे अकेले आएंगे, विज़िट के लिए आएंगे, तो उनको पता है कि ये अकेला बंदा तो उधर जाके नहीं रहे, बाकी तो सारी फैमिलीज़ की इधर है, तो उनको छोड़ के ये कैसे उधर। बहुत कम केसेस होते हैं जो इस तरह के लोग फिर आके वापस नहीं जाते, जो वायलेशन करते हैं, लेकिन मोस्टली स्पेशली जो बिजनेसमैन है वो वीज़ा आके उस विद इन द टाइम, वो अगर उसकी सारी टाइज हैं तो ये वापस चले जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने देखा कि मेरे जो मुशाहिदे में आया, जो हमारी सैलरीड क्लास है उनके बड़े वीज़े लग जाते हैं। वो इसलिए कि उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है जी, और उनको पता है कि ये इसने अपने पास से कुछ नहीं बनाया। हाँ। ये जो कुछ आ रहा है ये एम्प्लॉयर की तरफ से आ रहा है। हाँ। टैक्स आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है, टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, लेटर जो एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन लेटर है वो एम्प्लॉयर की तरफ से आ रहा है। वो फिर उसके बाद कंपनी की सारी जो जिसका वो एम्प्लॉई है, हाँ। उसके जो एम्प्लॉयर है उसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे। वो अगर वो क्रेडिबल है, हिस्ट्री उसकी ठीक है, और वो उसको फौरन वीज़ा देते हैं। वो दे डोंट सी कि इस बंदे की इनकम 50 लाख है या 50,000 है। बिल्कुल, उनको पता है ही इज़ कमिटेड, इसका एम्प्लॉय ठीक है और इसने वापस आ जाना, इसकी जॉब अच्छी है, परमानेंट जॉब है, इतने से जॉब है, तो वो इसलिए उनको कोई वीज़ा लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है प्रॉब्लम उसको भी नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं, चाहिए लोगों को कि किसी अच्छे क्वालिफाई बंदे से वो अपनी एप्लीकेशन तैयार करवाएं, ताकि वो उनको पहले ही चेक लिस्ट दे कि ये रिक्वायरमेंट है एज पर द रूल। इनमें से एक भी मिस होगा, जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ना, तो होम ऑफिस आपको एक चेक लिस्ट देता है। उसमें से अगर आप एक भी मिस करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वो रूल है ना, आप रूल पे पूरा नहीं उतरते तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त इन चीज़ों को सबसे पहले देखें कि मैं जो इमिग्रेशन जो रिक्वायरमेंट है उनको मैं पूरा करता हूँ। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास तो सारा कुछ, आजकल तो सारा चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन है, हर चीज़ आपको आसानी से मिल सकती है। अच्छा, अब विजिट वीज़े में भी दो आगे कैटेगरीज हैं कि एक आप सियाहत के लिए आ रहे हैं घूमने फिरने, और एक बिजनेस के लिए आ रहे हैं। तो ये तो चले हो गया टूरिज्म के लिए। जो बिजनेस के लिए लोग आते हैं वो एक विजिट वीज़ा सी क्लास जिसको कहते हैं। हाँ। वो भी 6 मंथ का मिनिमम होता है। उसमें आपको ये है कि आप आके इधर जो यूके, अगर आप किसी के साथ मीटिंग्स करना चाहते हैं, बिजनेस मीटिंग, तो आप बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। उसको बिजनेस उसके लिए क्या क्या बताना पड़ता है जी कि मैं बिजनेस कैटेगरी में आ रहा हूं? उसमें फिर आपने बताना होता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं शॉर्ट टर्म्स के लिए विजिट कर रहा हूँ। उस विजिट के दौरान मैंने मेरी इस एरियाज में या इन कंपनी के साथ मेरी बिजनेस मीटिंग है, तो वो मीटिंग्स की कंफर्मेशन दिखानी पड़ती है साथ। मतलब अगर आपके 2-3 मीटिंग्स हैं, हाँ। तो आप उनको दिखाएंगे कि मैं इधर इधर मीटिंग करूंगा, और उधर जाके अगर इसी रिलेटेड मुझे कोई और भी किसी साइड से अगर मुझे इनविटेशन आती है तो मैं वो भी अटेंड करूंगा। तो वो आपको 2-3 एटलीस्ट बताने पड़ते हैं, और शायद उनकी तरफ से आपको इनविटेशन भी जाता है कि जी आप इस कैटेगरी में हम इंटरेस्टेड हैं, वेदर इन पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने या कि जॉइंट एडवेंचर के वाले से, कंसोर्शियम के वाले से, तो आप इधर आएँ, हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो वो आपको वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं, अगर वो कहते हैं जी इसी रिलेटेड एक लिंक्ड और किसी के साथ भी मीटिंग करनी है, तो वो आप उधर से, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप बेशक आपने वो वहाँ पे नहीं बताया। अच्छा, इसमें इस बिजनेस वीजे पे क्या आप सेलिंग बाइंग भी कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, रेवेन्यू नहीं कर सकते। नो, MOU कर सकते हैं, साइन सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सेलिंग बाइंग नहीं कर सकते। ये उसकी कंडीशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पॉन्सरशिप पे। जी, लोगों के जहन में ये है कि जी सपोज किसी जी मेरे भाई ने या मेरे कज़न ने मुझे स्पॉन्सरशिप भेज दिया है, तो अब तो मेरा तो वीज़ा पक्का लगे ही लगे। तो स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि जो यहाँ पे बैठा शख्स स्पॉन्सर कर रहा है किसी को, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसका क्या तरीकाकार है, वो कैसे कर सकता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, अगेन उसमें मैं ये भी कहूँगा कि जो स्पॉन्सर है यहाँ पे भी, जैसे आपने कहा कि उधर से सैलरी लोगों का वीज़ा ज़्यादा जल्दी लगता है, स्पॉन्सर भी अगर कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, उसकी वो उस पर ज़्यादा आसानी होती है जो अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड किसी को स्पॉन्सर करता है। उसमें यह है कि उसकी सैलरी एटलीस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप,
3 मंथ उसके की बैंक स्टेटमेंट, लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन। अब जब अकोमोडेशन आप करते हैं तो अकोमोडेशन के लिए आप बेहतर है कि उसके साथ एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनवा लें। वो किधर से बनती है? लोकल काउंसिल से बनवा लें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो किस लिए होती है? वो मैं बताता हूँ आपको। सर्वेयर से बना ले या लोकल स्टेट एजेंट से बना ले, लोकल कोई सोलिसिटर है वो भी बना सकते हैं। विजिट करते हैं आपकी जाके प्रॉपर्टी। आपने फर्ज करो कि आप घर में 4 लोग रह रहे हैं, आपका घर लेट्स से 3 बेडरूम है या 4 बेडरूम है, तो आपने फैमिली मेंबर 2 फैमिली मेंबर आपने स्पॉन्सर करने हैं, बुलाने हैं इधर। तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट और वो जाके विजिट करेगा, आपका घर देखेगा कि इज दिस हाउस इज गुड फॉर द कोहैबिटेशन, यानी जो बंदा आ रहा है उसके इधर रहने के लिए ये घर जो है कंजस्टेड तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपने उनको अगर घर में रखना है तो उनको 2 बंदों को आपने एक डबल बेडरूम देना है। बिल्कुल। तो वो रिपोर्ट बना के देगा कि अगर ये बंदा विजिट पे आता है तो इनके पास दे हैव द सफिशिएंट अकोमोडेशन टू अकोमोडेट द पर्सन हु इज विजिटिंग देम। तो वो अपना एक नंबर 1। नंबर 2, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन आप देंगे। अच्छा। उस डिक्लेरेशन के अंदर आप लिखेंगे कि 2-3 चीज़ें कि मेरी जॉब इस लेवल की है, मैं ये मेरा जॉब टाइटल है, इतनी मेरी सैलरी है, इतनी मेरी अकोमोडेशन है, और तीसरी चौथी बात जो मेन है वो मैं अंडरटेकिंग देता है कि ये जो विजिटर आ रहे हैं ये विजिट करके मुझे और मेरी फैमिली को विद इन द टाइम ये वापस जाएंगे, और अगर कोई ब्रीच होती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब उसमें वो सारा देखेंगे, जब वो अपना जॉब टाइटल, एम्प्लॉयमेंट और हाउस अफोर्डेबिलिटी वो सारा देखेंगे। फर्ज करो अगर एज ए टेनेंट रह रहे हैं तो आपको टेनेंसी एग्रीमेंट और उसके साथ वही इंस्पेक्शन रिपोर्ट, स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन वो देना होगा। अगर आप घर के ओनरशिप आपके पास, तो आपको लैंड रजिस्ट्री का जो ऑफिस कापी है वो या मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट देना होगा अपनी ओनरशिप जो है वो दिखाने के लिए। तो वो ये रिक्वायरमेंट है उसके लिए कि आपको डिक्लेरेशन देनी है कि ये जो बंदा आ रहा है ये इसका मैं रिस्पॉन्सिबल होगा। मोस्टली क्या होता है कि आप कहते हैं कि नहीं जी वो बंदा जो है वो वहाँ से जो आ रहा है फाइनेंशियली ही इज साउंड, वो खुद अपने आप को फाइनेंशियली अकोमोडेट करेगा। हाउएवर आई विल प्रोवाइड देम दी अकोमोडेशन, ओनली अकोमोडेशन। देयरफॉर अगर फिर भी उसको इधर किसी वक्त कोई ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है, तो आई अटैच माई बैंक स्टेटमेंट विद आई हैव द सफिशिएंट सेविंग्स। 3,000, 4,000, 5,000 अगर आपकी सेविंग है तो दैट इज़ सफिशिएंट। तो अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो आई कैन फाइनेंशियली अकोमोडेट दैम। सो दिस इज़ दी सेटिस्फैक्ट्री जो आप रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगेन वही कि फिर आपने अपने अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स देने 1 साल के, उसके साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है और अपना बिजनेस का बताना है कि मैं ये करता हूँ और ये मेरा बिजनेस एड्रेस है और इतनी मेरी एनुअल इनकम है। जो आपके अकाउंट या SA 302 जो टैक्स रिटर्न आप सबमिट करते हैं वो आप साथ, यानी स्ट्रांग अगर आपने केस बनाना तो उसकी ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप एम्प्लॉयर और अगेन मैं वही करूँगा कि आप स्पॉन्सर पे फुल रिलाई ना करें। स्पॉन्सर मोस्टली सारे उनकी सारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट ठीक होती है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या एंटी करप्शन ऑफिसर देखता है वो एप्लीकेंट की अपना देखता है सारा कुछ, बट तेरा ठीक है, आई एम सेटिस्फाई ऑन योर स्पॉन्सर, लेकिन आप बताएं कि आपके पास क्या है जो मुझे सेटिस्फाई करने के लिए है कि आप जाओगे और वापस आ जाओगे। अच्छा, इसमें अगर एक शख्स है वो यहाँ पे है, वो जॉब कर रहा है, वो अपनी पेरेंट्स को बुलाना चाहता है जी, तो उसके लिए बेस्ट रूट क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को विजिट पे बुलाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी आप? रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम है स्पॉन्सर की। उनके पेरेंट्स में भी आज भी मुझे किसी की कॉल आई तो पेरेंट्स का भी मैंने उनको यही बताया कि वो आपकी अगर मदर आना चाहती हैं, उनके अकाउंट में अगर थोड़े पैसे हैं तो फाइन, उनके हस्बैंड के अकाउंट में अगर बैंक स्टेटमेंट में ठीक पैसे हैं और वो उनकी हिस्ट्री है, वो उनकी सेविंग है उनकी काफ़ी देर की, तो वो साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं वाइफ के साथ कि शी इज़ माई वाइफ, हाउस वाइफ है, मैं जो काम करता हूँ या बिज़नेस करता हूँ या जो भी मेरी एग्रीकल्चर लैंड है या दूसरी लैंड है तो वो सारा मैं करता हूँ और मैं इसको देता हूँ। एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू पाकिस्तान, UK में जा रही है और वो अपने बच्चों के पास जा रही है, लेकिन स्टिल इसके बच्चे इसके स्पॉन्सर हैं, लेकिन मैं खुद इसको इतने पैसे दे रहा हूँ। साथ एफिडेविट लगाएं अपना, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं, अपने पासपोर्ट की कॉपी साथ लगाएं कि मैं इसको इतने पैसे दे रहा हूँ कि ये जाके खुद भी पैसे अगर खर्च करना चाहे तो ये जाके खर्च कर सकते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं। जब एक और
स्पॉन्सरशिप अगर किसी के पास नहीं है, कोई विजिट के लिए आना चाहता है, तो होटल बुकिंग्स या इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? जो आप अपना एकोमोडेशन का प्रूफ देते हैं या आपने यहाँ घूमना फिरना है, उसके लिए क्या? अच्छा, उसमें बड़ा इजी है कि आप यहाँ से होटल की रिजर्वेशन लें, किसी भी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट जाके होटल बुकिंग करें, उसकी डेट बताएं उनको, अपनी ट्रैवल टिकट बताएं उनको, और उसके साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपने सारी टैक्स रिटर्न वो सारी साथ सबमिट करें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो अपनी पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर का लेटर, साथ जो होटल रिजर्वेशन और साथ टिकट वो लगाएं और आप वो ट्रैवल कर अप्लाई कर दें। अच्छा, इसमें एक बात ये बताइए कि क्या जब वो अप्लाई कर रहे हैं टिकट साल लगानी चाहिए रिजर्वेशन करके, या जब वीज़ा मिल जाए तो तब बुकिंग करवाएं? कई दफ़ा मोस्टली मेरी एडवाइस होती है कि आप बेहतर है कि आप जब होटल की रिजर्वेशन आपने की है, साथ टिकट भी आप करवा लें। ठीक है, उससे उसी हवाले से कि आपका एस्टिमेट टाइम जो है वो वीज़े का, कि आप शायद इस वक्त मतलब आपको इतनी देर में वीज़ा लगे, ना भी लगाएं टिकट तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर वो पूरा प्लान देना एक पूरा प्लान देगा, देखिए जी ये मेरे इतनी देर की मैंने अपने एम्प्लॉयर से, जो उसका एम्प्लॉयर है उससे मेन चीज़ है उसको NOC भी ले, उससे जॉब का NOC भी ले, वो भी साथ लगाए कि उसने ऑलरेडी इस डेट से लेके इस डेट तक है, और उसका वीज़ा, उसकी टिकट इस डेट से लेके इस डेट तक है, उसकी होटल रिजर्वेशन इस डेट से लेके इस डेट तक है। देयरफॉर इश्यू समझे कि ये जेन्युइन विजिटर है, सारा कुछ इसने अकॉर्डिंगली प्लान किया हुआ है, और इसने अपनी हॉलीडे भी ली हुई है, NOC लिया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट है, पे स्लिप है, होटल रिजर्वेशन है, फ्लाइट है, सारा, तो वो इजी उसको टिकट। अच्छा, एक और चीज़ होती है अंसर साहब, बड़ी ये कि वीज़ा लग गया, बंदा ट्रैवल भी कर गया, हीथ्रो एयरपोर्ट पर रुक जाता है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर जब पूछता है जाना कहाँ है, कौन कौन सी जगह तुमने मार्क की हुई है, विजिट करने आए, उनको पता ही कुछ नहीं होता। हाँ, तो वो ये कितना, क्या वीज़ा लगना गारंटेड एंट्री होती है, या ये इमिग्रेशन ऑफिसर जो हीथ्रो एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पे बैठा है उसका इख्तियार होता है? नहीं, वीज़ा जो एंट्री जो है ना वो आपकी गारंटेड एंट्री नहीं होती। वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है, अगर वो आप पे सस्पिशियस हो जाता है, वैसे आपसे सवाल पूछता है कि आप किधर किधर जा रहे हैं, और आप वहाँ से आए हैं जी कि मैंने UK की ये जगह देखनी है, और आपको ये पता नहीं है कि मैंने जाना किधर है, आपने प्लान नहीं किया हुआ, या आप कहते हैं कि जी मेरा यहाँ पे दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि आप यहाँ पे आ जाए, आगे सारी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, या मेरा कोई फैमिली मेम्बर है वो कहता है कि आप यहाँ पे आ जाएं, मैं सारी जगह दिखाऊंगा। और अगर ऐसी बात नहीं है और वो खुद कहता है कि मैंने UK को देखना है, विजिट करना है, तो फिर उसको पूरी उसकी तैयारी होनी चाहिए कि मैंने अगर लंदन देखना है तो कौन कौन सी जगह देखनी है, और अगर मैं एडनबरा जाना है, ग्लासगो स्कॉटलैंड जाना है तो मैंने क्या देखना है, उसके मैनचेस्टर जाना है तो उधर मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, लिवरपूल जाना है, जो जगह उसको उसके ज़हन में होना चाहिए, पूरा एक प्लान बना के आना चाहिए। और सेकंड, अगर वो कई चीज़ें भूल जाता है तो वो कहता, अगर उसका कोई इधर जानने वाला कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त भाई है, तो कहता बाकी डिटेल में मुझे वो विजिट कराए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीज़ा लग जाना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ आके एक बड़ा मरहला इमिग्रेशन ऑफिसर को मुतमिन करना होता है कि आप जेन्युइन विजिटर हैं और आ रहे हैं, और जिस मकसद के लिए आ रहे हैं उसके बारे में आपको आगाही है। हमारे लोग समझते हैं अब वीज़ा लग गया, आप जाके उधर बैठ जाएंगे, फिर सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन तैयारी पूरी कीजिए। अब आखिर में मुझे अंसर साहब एडवाइस ये करें, हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे लोग सुन रहे हैं, कि विजिट वीज़ा एक दफ़ा 6 महीने का लग गया, फिर उसके बाद कहते हैं 2 साल 5 साल, उसका क्या तरीक़ाकार होता है? क्या उसमें आपको जो उसमें विद इन टाइम जो आपने लिखा है, सपोज कि मैं 2 महीने रुकूंगा, 3 महीने रुक लिए आपने, क्या उसका कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, या फिर वो ठीक है और उसके बाद आप दूसरी दफ़ा अप्लाई करें तो आपको ज़्यादा मुद्दत का मिल जाता है? नहीं, आप लेट्स से आप आए, आपने कहा जी मैं 4 वीक के लिए रहूँगा, 6 वीक के लिए रहूँगा, वीज़ा आपका मल्टीपल वीज़ा 6 मंथ के लिए है, तो आपका एज़ पर जो आपने, मैंने पहले बताया कि जो आपने अपने एम्प्लॉयर से जो छुट्टी ली है उसके मुताबिक आप वापस जा रहे हैं। उसके बाद जब विद इन द टाइम आप वापस जा रहे हैं, दोबारा आप अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट सेम है, आप वीज़ा 2 साल का अप्लाई करें, उसके बाद 5 साल का करें या 10 साल का करें, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि फ़ीस का डिफरेंस है।
ठीक है। रिक्वायरमेंट उसमें कोई भी नहीं है। आपने जो डॉक्यूमेंट 10 साल के लिए लगाने हैं वही आपने 5 साल के लिए लगाने हैं, वही डॉक्यूमेंट 2 साल के लिए लगाने हैं। सिर्फ फीस डिफरेंस है, बाकी उसमें कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सब रिक्वायरमेंट सेम है। और अगर आपने ज़ाहिर है 6 वीक के लिए आए हैं, 4 वीक के लिए हैं, तो स्ट्रांगली एडवाइज है कि आप विद इन दैट पीरियड आप वापस चले जाएँ। बेशक आपका वीज़ा वैलिड 6 मंथ तक है, लेकिन जितना आप वो ठीक टाइम पे वापस जाएंगे, आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना। आखिरी दिन का इंतजार, जब अच्छे टाइम पे वापस जाएंगे आपका वो इतनी जल्दी अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीज़ा आपको ग्रांट करेंगे। बहुत शुक्रिया अंसर चौधरी साहब, आपने आज हमारे साथ टाइम दिया। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। बड़ी तफसील के साथ अंसर साहब ने बताया कि विजिट वीज़ा कैटेगरीज, रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या करना चाहिए, किस तरह आप बेहतर तरीके से अपनी एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हैं। समा डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से हम आपको मज़ीद मालूमात भी फ्राहम करते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आप बात पूछना चाहते हैं, तो आप जो कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर जाके अपना सवाल लिखें। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में ये अंसर साहब या किसी और माहिर जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम बैठें और आपको इस सवाल का जवाब दें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।